हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम 14 क्लासेस कर चुके हैं। आज 15वीं क्लास है, तो शुरू करेंगे। आज पहला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा है, जब किसी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में चल रहा है, तो जाना तो इसको सीधा चाहिए था, लेकिन अपवर्तन के कारण क्या होता है, ये इधर की ओर हट जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, इसका जो अपवर्तन कोण है ये बढ़ता जाता है, और एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे IC से डिनोट करते हैं, I बराबर IC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है कि जब ये प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तो यहाँ आप एक निश्चित कोण आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान हो जाएगा 90 अंश, और जैसे ये 90 अंश होगा, अगर हम आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दें, तो ये प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस आ जाएगी जिस माध्यम से चली थी। तो इस तरह से ये दूसरे माध्यम में घूमती हुई और उसी माध्यम में वापस आ गई है। इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सहायता से यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जैसे कि ये मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया जा सकता है। ये है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका आंसर इतना ही बनेगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए। तो ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश किरणें या आती हुई प्रतीत होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, अवतल लेंस के प्रथम फोकस को प्रदर्शित करता है। जैसे F1 है, F1 की ओर ये प्रकाश किरणें आ रही हैं और ये आती हुई प्रतीत हो रही हैं, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये है मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, तो ये पॉइंट कहलाएगा इसका प्रथम फोकस। ये केंद्र O है, इन दोनों के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। तो किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। P बराबर होती है 1/f। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है। इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, किसी लेंस द्वारा अपवर्धन से आप क्या समझते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या है, ये हो गया। किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात रेखीय आवर्धन बराबर होता है M बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई I डैश अपॉन वस्तु की लंबाई O डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा क्यों बनाया जाता है। तो अभिदृश्यक लेंस वो होता है जो वस्तु की ओर रखते हैं, और जो आँख की ओर रखते हैं वो लेंस कहलाता है नेत्रिका। दोनों लेंस उत्तल लेंस होते हैं। द्वारक बड़ा बनाने से क्या होगा, दूर स्थित वस्तुओं से अधिक तीव्रता का प्रकाश दूरदर्शी पे पड़ेगा, और दूरदर्शी पर पड़ने के बाद वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, इसलिए इसका द्वारक बड़ा रखा जाता है, ताकि यह अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा बनाने से दूर स्थित वस्तु से
परावर्तित प्रकाश अधिक मात्रा में दूरदर्शी में पहुंचता है, जिससे दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा उसकी तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से उत्तम क्यों है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की तुलना में किसी वस्तु का 5000 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए यह प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से उत्तम है। आवर्धित का मतलब है स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट है, आँख के दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? यह है उत्तल लेंस का उपयोग। तो दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। एक बार समझ लेंगे इसको, दृष्टि दोष क्या है। जैसे मान लिया ये नेत्र लेंस है और इसके पीछे रेटिना है, तो नेत्र लेंस से गुजरने के बाद, वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस से गुजरने के बाद यदि लेंस के पीछे, रेटिना के पीछे बने इसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब पीछे बनने की वजह से या रेटिना पर ना बनने के कारण क्या है, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को कन्वर्ज करना। जैसे ये इधर को मोड़ेगा अंदर की ओर और ये प्रकाश किरणें कहाँ, रेटिना पर मिल जाएगी। तो इसके कारण हुआ रेटिना के पीछे प्रतिबिंब का बनना, निवारण हुआ उत्तल लेंस का प्रयोग करके। इसी तरह से जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उसका कारण ये है कि चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी भी नेत्र लेंस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें, इस तरह से नेत्र लेंस से जो प्रकाश किरणें गुजर रही हैं वस्तु से आने वाली, तो वो रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। रेटिना पर ना मिलके रेटिना से पहले मिल जाती हैं, और जब ये रेटिना से पहले मिल जाएंगी तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसके निवारण के लिए, कारण तो ये हो गया रेटिना से पहले मिल जाना, यह है निकट दृष्टि दोष के लिए। निवारण इसका क्या होगा, निवारण के लिए अवतल लेंस का, ये अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है या अपसारी लेंस भी कहलाता है। ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को थोड़ा सा यहाँ से फैला देगा, और फैलाने के कारण ये क्या है, प्रकाश किरणें थोड़ी आगे जा कर के मिलेंगी रेटिना पर, और इस तरह से प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो दृष्टि दोष दो प्रकार के हो गए, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो क्वेश्चन था ये, आँख के दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का। कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? तो किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए गए ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत या कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। ये डबल स्लिट वाले प्रयोग में देखेंगे हम व्यतिकरण वाले चैप्टर में। ऐसी दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। यानी प्रकाश की ड्वेल नेचर पढ़ेंगे, कण प्रकृति भी पढ़ेंगे और इसकी तरंग प्रकृति भी पढ़ेंगे। तो तरंग प्रकृति को जो पुष्टि करते हैं व्यतिकरण और विवर्तन। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ स्थानों पर न्यूनतम तथा कुछ स्थानों पर अधिकतम हो जाती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश का किसी अवरोध या द्वारक के किनारों से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। मान लीजिए
प्रकाश के रास्ते में कोई अवरोध आ जाए और उसके किनारों से अगर प्रकाश मुड़ जाए तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का विवर्तन या डिफ्रैक्शन। अवरोध या द्वारक का आकार, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि या परास का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए? तो इसका आंसर बनेगा प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कम हो जाएगी यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वि अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? द्वि अपवर्तन का मतलब है जब साधारण प्रकाश ऑर्डिनरी या अध्रुवित प्रकाश की किरण टूरमैलिन, कैल्साइट या क्वार्टज जैसे क्रिस्टल पर डाली जाती हैं तो वह क्रिस्टल में प्रवेश करने पर दो अपवर्तित किरणों में बढ़ जाती हैं। इस घटना को द्वि अपवर्तन कहते हैं। इन दो अपवर्तित किरणों में से एक किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करती है जिसे साधारण किरण कहते हैं या वो साधारण किरण कहलाती है, तथा दूसरी किरण जो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती असाधारण किरण या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहलाती है। ये दोनों किरणें परस्पर लंबवत तलों में समतल ध्रुवित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अर्थ समझाइए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अर्थ है जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति, जिसको देहली आवृत्ति भी कहते हैं, का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। तो जब किसी भी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है एक निश्चित आवृत्ति का, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उस पदार्थ का कार्यफलन कहलाता है, वर्क फंक्शन। तो वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए क्या है आवश्यक होती है, उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन W बराबर होता है h न्यू, जहाँ h प्लांक नियतांक और न्यू 0 है देहली आवृत्ति, या W बराबर hc अपॉन लैम्डा नॉट, जहाँ h प्लांक नियतांक c प्रकाश की चाल है और लैम्डा नॉट है देहली तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्रिया में आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके कहलाती है देहली आवृत्ति। इसे न्यू नॉट या न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं? तो देहली तरंग दैर्ध्य है किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम, देहली तरंग आवृत्ति में न्यूनतम और देहली तरंग दैर्ध्य में अधिकतम मान जिससे धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकें, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्डा 0 या लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा नॉट बराबर होता है c अपॉन न्यू 0, जहाँ न्यू 0 देहली आवृत्ति है। नेक्स्ट है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निरोधी विभव से क्या तात्पर्य है? तो निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जिस पर वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। इसका मान आपतित प्रकाश की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मान आपतित प्रकाश की एक तो आवृत्ति पर निर्भर करता है और फोटो सेल के कैथोड की जो धातु है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है।
क्योंकि प्लेट को हमेशा कैसा विभव देना चाहिए, धन विभव। यदि प्लेट को ऋण विभव देंगे तो जो कैथोड से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन हैं वो प्लेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाएंगे और परिपथ में धारा नहीं बहेगी। और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस प्लेट को ऋणात्मक विभव देना पड़ेगा। इसी ऋणात्मक विभव को, जिससे परिपथ में बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाए, निरोधी विभव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं तथा इसकी शर्त क्या है। तो परमाणु की कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाएं जिनमें घूमता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। इन कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग, ये शर्त हो गई, कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात J बराबर n इंटू h/2π या MVR बराबर n इंटू h/2π, जहाँ n बराबर 1 2 3 4। जब रदरफोर्ड ने ये परमाणु मॉडल दिया था तो स्थायी कक्षाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था और वहाँ ये एक ड्रॉबैक रह गई थी, कमी रह गई थी। इस कमी को दूर किया था बोहर ने, और बोहर ने अपने सिद्धांत में दिया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, और उन्हीं कक्षाओं को परमाणु की स्थायी कक्षाएं कहते हैं। आयनन ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान कितना होता है। यदि किसी परमाणु को निम्नतम अथवा मूल अवस्था में प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर से दे दी जाए तो परमाणु की कुल ऊर्जा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 0 हो जाएगी, अर्थात परमाणु आयनित अवस्था में पहुंच जाएगा। वह बाह्य ऊर्जा ही परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान होता है प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडबर्ग नियतांक का मान लिखिए। तो रेडबर्ग नियतांक R बराबर होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीरीज लिखते हैं तो इसमें होता है 1/λ बराबर R ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/N1 स्क्वायर माइनस N2 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो R है ये कहलाता है रेडबर्ग नियतांक। नेक्स्ट है, नाभिकीय श्रृंखला क्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है। तो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखलाभिक्रिया चालू रखने के लिए विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान सदैव एक निश्चित द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। इस निश्चित द्रव्यमान को ही क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। क्यूरी की परिभाषा दीजिए। यह रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। क्यूरी, ये इसकी परिभाषा होगी, यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी, अर्थात 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन पर सेकंड। इसको वैकुरल भी बोलते हैं, वैकुरल भी लिखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में निम्न के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। मैंने एक साथ ये लिख दिए हैं, तो इसमें अलग अलग पूछता है क्वेश्चन। जैसे ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम का। मंदक के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड, जिसमें भारी जल का सामान्यतः यूज किया जा सकता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम का ज़्यादातर यूज किया जा सकता है। नियंत्रक प्लेटें या कंट्रोलर होती हैं कैडमियम और बोरॉन की छड़ें। कैडमियम का इस्तेमाल या प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। परिरक्षक होता है नाभिकीय रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवारें बना देते हैं, इसी को कहते हैं परिरक्षक। नेक्स्ट है शीतलक।
शीतलक क्या है कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा पैदा होती है, उसको शीतल करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए वायु, जल, CO2 तथा हीलियम का यूज किया जा सकता। तो इस तरह से शीतलक का काम करती है वायु, जल, CO2, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण भी लिखिए। समस्थानिक, संभारिक और समन्यूटानिक, ये भी एक साथ लिखे हैं। तो संभारिक किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, जैसा हाइड्रोजन के हैं 1s1, 1s2, 1s3। इसी तरह से ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं 8O16, 8O17, 8O18। तो इसमें क्या है, जो नीचे की तरफ ये लिखा हुआ है ये है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक सबके समान है, जबकि ऊपर की ओर जो लिखा हुआ होता है, जैसे O है तो O में ये 8 है, ये है 16। तो ये परमाणु क्रमांक है, इसको Z भी लिख सकते हैं। ये है परमाणु भार, इसको A लिखते हैं। नेक्स्ट है संभारिक। परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे ट्राइटियम है, हीलियम है। तो इसमें क्या है, इनके परमाणु भार समान है, इसमें भी 3 है, इसका भी 3 है। इसी तरह से नाइट्रोजन है और कार्बन है। नाइट्रोजन में 7 है, 14 हैं, और कार्बन में भी 14 हैं। समन्यूटानिक, समन्यूटानिक ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे 1s3, इसमें क्या होगा 3 - 1 बराबर 2 न्यूट्रॉन। इसी तरह से 2He4 और 2He4 में क्या है, 2He4 में भी 4 - 2 परमाणु क्रमांक, परमाणु भार में से अगर परमाणु क्रमांक घटा दें तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। इसी तरह से लिथियम और बेरिलियम, लिथियम में 7 में से 3 जाएंगे 4। इसी तरह से बेरिलियम में 8 में से 4 जाएंगे, ये भी बचेगा 4। तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये दोनों समन्यूटानिक हो गए। और इसी तरह से ये दोनों भी, लिथियम भी समन्यूटानिक हो गए, और ट्राइटियम 1s3 तथा 2He4 क्या हो गए, समन्यूटानिक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिक की त्रिज्या r तथा नाभिक के परमाणु द्रव्यमान a में क्या संबंध होता है। तो नाभिक की त्रिज्या की पावर क्यूब प्रोपोर्शनल होता है इसके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार के, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के। तो r प्रोपोर्शनल आ जाएगा a⁻1/3, और इसको लिख सकते हैं r = r0 a⁻1/3, जहाँ r0 क्या है, फर्मी नियतांक है। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन कर लेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।